हाय एवरीवन। भारत के संविधान का अध्ययन करते हुए हम अभी तक संविधान का एक परिचय, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, भाग 1, भाग 2 ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें मूलतः आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्वों को ग्रेनविन ऑस्टिन ने भारत के संविधान की मूल आत्मा कहा है। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल हैं। आइए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो 3 महत्वपूर्ण आधार हैं या 3 महत्वपूर्ण प्रकार के वर्गीकरण हैं उन्हें देख लेते हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की दशा और दिशा के आधार पर इन्हें इन 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। हम सबसे पहले एक एक अनुच्छेद के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात इन्हें इन तीनों आधारों पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। दोस्तों, वैसे अनुच्छेद 36 में स्पेशली राज्य की कोई परिभाषा नहीं दी गई, केवल इतना बताया गया है कि राज्य का अर्थ नीति निर्देशक तत्वों में वही होगा जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में वर्णित है। इसके लिए हमें अनुच्छेद 12 को समझने का प्रयास करना होगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में उसका विस्तार से व्याख्या की है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त पदाधिकारी एवं विभाग आते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 36 में बता दिया गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब आगे अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में वर्णन है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। दोस्तों, मौलिक अधिकार पढ़ाते समय हमने बताया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रिट जारी करने का प्रावधान भी था, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध इत्यादि रिट आती थी। लेकिन अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का यदि उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। यही वर्णन अनुच्छेद 37 में किया गया है। अनुच्छेद 37 के बाद अनुच्छेद 38। इसमें वर्णन किया गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। दोस्तों, इसी के आधार पर कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसमें आय की सुनिश्चितता का प्रावधान है। आइए इसके बाद अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें वर्णन किया गया है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होगा। दोस्तों, इसके पश्चात अनुच्छेद 40। इसमें वर्णन किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इसी के आधार पर भारत के ग्रामों में ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं। अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना यह शामिल होगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 को ही लागू करने के लिए मजदूरी के संबंध में अनेक कानून बनाए गए हैं।
एवं मातृत्व राहत के जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वह भी इसके अंतर्गत ही शामिल हैं। इसके पश्चात अनुच्छेद 43, इसमें वर्णन है राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। न्यूनतम मजदूरी के संबंध में जो कानून बने हैं वह इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के कदम उठाने का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 43B को जिस समय लागू किया गया था उसी समय मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियों के गठन हेतु अधिकार प्रदान किए गए थे। आगे है अनुच्छेद 44, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करना। एक देश एक कानून का प्रावधान भारत के नीति निर्देशक तत्वों में ही है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि भारत में एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहाँ सभी के लिए समान कानून है। हालांकि इन कानूनों की मांग समय समय पर देश में उठती रही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है। अनुच्छेद 45, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करना यह अभिभावकों का कर्तव्य है। अनुच्छेद 46, समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनमें विशेषकर SC, ST इत्यादि आते हैं। ऐसे कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और पेय नशीले पदार्थों, स्वास्थ्य के हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों को सुधार करने का प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर गोवध के संबंध में कानून भी बनाए गए हैं। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान है। इसके संबंध में अत्यधिक कानून बनाए भी गए हैं एवं उन्हें लागू करने का भी कठोरता से प्रयास किया जाता है। अनुच्छेद 49 में राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक की सुरक्षा करने के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। यहाँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये याद रखना आवश्यक है कि न्यायपालिका का पृथक्करण कार्यपालिका से किया गया है, न कि विधायिका से। कई बार विद्यार्थी विधायिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को समझ लेते हैं, जो कि गलत है। अब अंत में अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु प्रयासरत रहेगा ताकि विश्व शांति सुनिश्चित हो सके। हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रकृति जहां नकारात्मक हैं वहीं नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं। यहाँ नकारात्मकता और सकारात्मकता से तात्पर्य यह है कि नीति निर्देशक तत्व बार बार राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे राज्य कानून बनाने का प्रयास करेगा, राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करेगा, राज्य गोवध के लिए कार्य करेगा ताकि गोकसी को रोका जा सके इत्यादि। जबकि मौलिक अधिकारों में वही राज्यों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है कि जैसे राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी को विशेष विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा इत्यादि। इस प्रकार मौलिक अधिकार नकारात्मक और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि मौलिक अधिकार यदि हनन होते हैं तो उसके लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे संस्तुति सिर्फ यह है कि यह राज्य को प्रेरणा देंगे एवं कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन भी करेंगे। वहीं दोनों में समानता यह है
कि दोनों के दोनों भारतीय संविधान के अंतर्गत देश की समृद्धि के लिए कानून बनाने को प्रोत्साहित करते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया है, यह थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसे ही बाद में नीति आयोग बनाया गया। हालांकि नीति आयोग योजना आयोग को समाप्त करने के पश्चात बनाया गया था, लेकिन योजना आयोग के जो कार्य थे वही कार्य नीति आयोग के भी हैं। इसके पश्चात योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर जानना भी आवश्यक है। दोस्तों, योजना आयोग में योजनाएं निर्मित होती थी जो पंचवर्षीय हुआ करती थी, लेकिन नीति आयोग में उस प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित नहीं की जाती हैं, बल्कि नीति आयोग देश के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। हालांकि जो उद्देश्य योजना आयोग का था वही उद्देश्य थोड़ा विस्तृत करके नीति आयोग का है। हम नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए जिस प्रकार योजना आयोग की व्याख्या कर रहे हैं, उसी प्रकार कुछ अन्य कानूनों को भी देख लेना आवश्यक है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ही लाया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यह भी नीति निर्देशक तत्वों के कारण ही भारत में आई है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह कानून भी नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की। नीति निर्देशक तत्वों को कुछ विशेषज्ञों ने कोरा आदर्शवाद का करार दिया है। उनका कहना है कि जब इनके लिए न्यायालय की शरण नहीं जाया जा सकता तो फिर इनका लाभ ही क्या है। हालांकि इसके प्रत्युत्तर में यह भी कहा जाता है कि यह राज्य के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।